मगर अब सीए लागू होगा, चुनाव के दरमियान कोई आंदोलन होने की संभावना नहीं है, कानून लागू हो जाएगा। उधर मणिपुर चल रहा है, किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई उसके बारे में चिंतित नहीं है। इस प्रकार की सारी घटनाएं हमारे आजू बाजू हो रही है, मगर मैं आपका ध्यान किसी और चीज़ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो आज मेरे भाषण का विषय है। कभी कभी सत्य जो होता है उसको दो प्रकार से व्याख्यायित किया जाता है। एक को कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ, निरपेक्ष सत्य, सबके लिए वो सत्य होता है। दूसरे को कहते हैं रिलेटिव ट्रुथ, सापेक्ष सत्य, जो व्यक्ति के अनुभव पर आधारित होता है। उस व्यक्ति तक वो बात सत्य हो सकती है, औरों को वो अनुभव नहीं आता, इसलिए कभी कभी वो व्यक्ति उसको नकारता है, वो नहीं मानना चाहता। इसी प्रकार से मैं जिस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ वो बड़ी, आज कुछ असंगत विसंगत बातें भी शायद मैं कहूँगा, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, अगर बोलना चाहूँगा आपसे। ताजमहल सबके लिए एक मोहब्बत का प्रतीक माना जाता है। शाहजहां बादशाह ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए बनाया। देखने वाले अपने अपने नज़रिए से देखते हैं, जाते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं। अगर एक शायर कहता है मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, किसी शहंशाह ने बना के ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। ये देखने का नज़रिया है। शायर उसी ताजमहल को इस नज़र से देखता है। गुलजार का नाम शायद हम सब लोगों ने सुना होगा। अभी अभी उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ऑस्कर एक पुरस्कार होता है, दुनिया में फिल्म के क्षेत्र में सबसे ऊंचा पुरस्कार माना जाता है। गुलजार को पुरस्कार प्राप्त हुआ, पुरस्कार के लिए उनको बुलाया गया, वो नहीं गए। क्यों नहीं गए? उनसे पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए? तो बोले वहाँ पुरस्कार जाने के लिए सूट की ज़रूरत है, मेरे पास सूट नहीं था, नहीं गया। सूट नहीं था, नहीं गया। कोई वकील भी मेरा दोस्त नहीं है जिससे मैं कोर्ट उधार मांग लेता था, तो कोई वकील भी मेरा दोस्त नहीं है, इसलिए मैं नहीं गया। क्यों नहीं गए गुलजार? क्यों नहीं गुलजार? इस पर आप सोचिए, फिर कभी हम बात करेंगे। क्योंकि जो लोग मूल्यों के लिए जीते हैं, जिनके जीवन के अपने मूल्य होते हैं, जिनके जीवन के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, उनके लिए ऑस्कर जैसा पुरस्कार भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वह किसी मूल्य के लिए अपना जीवन जीते हैं। मैं आज बात करने जा रहा हूँ, कई दिनों से आप पढ़ रहे होंगे, नीता अंबानी और मुकेश अंबानी जी के सुपुत्र, हम मंगल कामना देंगे उनको, अनंत अंबानी जी की राधिका मर्चेंट के साथ शादी हो रही है। और विवाह पूर्व एक दिन का आयोजन होता है, हम उसको हल्दी का कार्यक्रम कहते हैं। हम सब लोग उसको करते हैं अपने अपने परिवार में। वहाँ पर भी एक दिन जामनगर में इस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है या होने वाला है, मालूम नहीं मुझे, मगर उसका आयोजन किया गया है। उस आयोजन में निमंत्रित अतिथियों की सूची आप लोगों ने देखी है, शायद आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता। अंबानी की शादी से हमको क्या लेना देना है? शायद मुझे लेना देना है, इसलिए मैंने पढ़ा है। सूची पढ़ी है आपने? अंबानी की शादी में कौन कौन आने वाला है? ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और कभी कभी पढ़ लेना चाहिए, अच्छा लगता है। फिल्म की सारी हस्तियां आ रही हैं। जिनको नहीं मिला निमंत्रण शायद बड़े दुखी होंगे, जिनको मिला बड़े खुश होंगे। दुनिया की जानी मानी हस्तियां आ रही हैं,
उसमें एक हस्ती का नाम मैं बाद में लूँगा, मगर ये सारे लोग जो जा रहे हैं वहाँ पर कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं, क्योंकि सारे ही लोगों में होड़ लगी है कि मैं कौन से कपड़े पहन कर जाना चाहिए, कौन से कपड़े पहन कर जाना चाहिए, किस डिज़ाइनर ने मेरे कपड़े डिज़ाइन करने चाहिए, किस डिज़ाइनर के कपड़े मैं पहन कर जाऊँगा। तो रजनीकांत क्या पहनने वाला है, अमिताभ बच्चन क्या पहनने वाला है, मार्क जुकरबर्ग क्या पहनने वाला है, बिल गेट्स क्या पहनने वाला है, दूल्हा क्या पहनने वाला है, दुल्हन क्या पहनने वाली है। एक कल्चर है, ये एक कल्चर है। एक कल्चर परकोलेट होता है नीचे तक, और फिर आम आदमी जिसकी अंबानी से तुलना नहीं हो सकती, वो भी सोचता है कि मेरे बेटे का लिबास क्या होना चाहिए, मेरी बहू का लिबास क्या होना चाहिए। और फिर उस शादी में जाने वाले भी सोचते हैं कि हमने क्या पहनकर जाना चाहिए। और फिर एक मेला लग जाता है, जिसको सौंदर्य स्पर्धा यदि कहे तो चलेगा, एक मेला लग जाता है। ये एक कल्चर की बात होती है। यहाँ पर रिहान्ना नाम की एक कलाकार आ रही हैं जो लाइव शो करती है। कितने करोड़ लेती है एक शो के मालूम। वो साथ सामान लेकर आई जिसके लिए एक ट्रेन लगी, और फिर भी उसने कहा कि मैं अपना स्टेज इसमें ला नहीं सकी। ये रिहान्ना वही रिहान्ना है जिसका स्वागत किया जाएगा। कुछ दिन पहले जब भारत में किसानों का आंदोलन चल रहा था, आज भी चल रहा है, इसी आंदोलन का समर्थन उसने किया था, भारत में उसका निषेध किया गया था। आज उसी रिहान्ना को देखने के लिए, उसी के स्वागत के लिए अंबानी जी आ गया है। इसका निषेध करेगी मोदी साहब। समय की बात है, समय की बात है। और मैं याद कर रहा था, सब याद आती हैं कभी कभी, बड़ी अजीब सी याद आती हैं। 15 अप्रैल 1948, किसी को याद है ये? 15 अप्रैल 1948, किसी को याद है? हाँ, याद है। इस दिन बाबा साहब की दूसरी शादी हुई। इस दिन बाबा साहब की दूसरी शादी हो गई थी। सविता कबीर, जिनको हम माई साहब कहते हैं, उनकी शादी हुई। बाबा साहब स्वतंत्र भारत के विधि मंत्री थे। बाबा साहब संविधान सभा के सदस्य थे। बाबा साहब मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। जब बाबा साहब ने शादी की तब रजिस्टर मैरिज किया, और मुश्किल से 10-12 लोग उसके लिए उपस्थित थे। बाबा साहब मंत्री थे, बाबा साहब संविधान सभा के सदस्य थे, बाबा साहब मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। जब शादी की तो मुश्किल से 10-12 लोग उपस्थित थे, और वह भी रजिस्टर मैरिज किया। बाबा साहब हमारे आदर्श है कि नहीं? बाबा साहब हमारे आदर्श हैं। बाबा साहब हमारे आदर्श हैं। किस रूप में आदर्श है मुझे नहीं मालूम, मगर बाबा साहब हमारे आदर्श हैं। बात कर रहा था मैं अंबानी के शादी, हजारों करोड़ रुपया खर्च होगा, निश्चित है। जो अंबानी अपने रहने के लिए 47 मंजिला मकान बना सकता है, जो अंबानी अपने पत्नी के जन्मदिन पर हवाई जहाज प्रेजेंट कर सकता है, उस अंबानी के बेटे की शादी हो तो खर्च का कोई हिसाब होगा ही नहीं। इसको एक कल्चर कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कंज्यूमरिज्म कहते हैं, हिंदी में, मराठी में उसको हम उपभोक्तावाद कहते हैं। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की यह उत्पत्ति है। आवश्यकताएं बढ़ाई जाए, मार्केट में सामान उपलब्ध करवाया जाए, लोगों को प्रेरित किया जाए, हैसियत के बाहर, हैसियत नहीं है फिर भी उसने किया, मैंने करना चाहिए। क्योंकि यह कंज्यूमरिज्म जो है, इसमें आदमी का सुख, आदमी की संतुष्टि,
आदमी का समाधान अपने पास क्या है इस पर निर्भर नहीं होता, पड़ोसी के पास क्या है इस पर निर्भर होता है। मेरी गाड़ी चल रही है, मेरी मोटर बाइक चल रही है, ठीक ठाक है। यदि पड़ोसी नहीं मोटर बाइक लेता है तो मेरी गाड़ी अच्छी नहीं लगती। पड़ोसी यदि मोटर बाइक लेता है तो वो मोटर बाइक लेता है, दुखी मैं होता हूँ। वो मोटर बाइक लेता है, दुखी मैं होता हूँ। पड़ोस के घर में फ्रीज आया, मेरी पत्नी दुखी हो जाती है। पड़ोस के घर में फ्रीज आया, कल तक अच्छा चल रहा था, शायद और 2 साल 4 साल अच्छा चले, अगर पड़ोस में फ्रीज आ गया तो मेरी पत्नी दुखी। और फिर जाहिरात आती है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, या जाहिरात आती है। इसको कहते हैं कंज्यूमरिज्म। बुद्ध की बात यदि करनी चाहिए, इसको कहते हैं तृष्णा निर्माण करना। जरूरत का मतलब क्या होता है? जो मेरे पास है, मेरी ज़रूरतें पूरी करता है, यदि फिर भी मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ तो तृष्णा किसी को भी सुख नहीं देती। और इसीलिए इस व्यवस्था में कोई भी सुखी नहीं है। इस व्यवस्था में कोई भी सुखी नहीं है। जिसके पास है वो भी सुखी नहीं है, जिसके पास नहीं है वो तो सुखी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। उसके बेटे की शादी में ये था, तो मेरा बेटा कहता है कि उससे अच्छी शादी होनी चाहिए। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम क्या होता है? इस व्यवस्था का परिणाम क्या होता है? उसके संबंध में एक रिपोर्ट आई है। उसके संबंध में एक रिपोर्ट आई है। नाइट फ्रैंक नाम की एक संस्था है, उस संस्था ने रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट का नाम है वेल्थ रिपोर्ट 2024। कभी ये सोचा है आपने कि किसी भी देश को, किसी भी समाज को सुखी, संपन्न, समृद्ध, हैप्पी सोसाइटी या हैप्पी कंट्री कब कहा जाना चाहिए? हम बात बहुत करते हैं मगर सोचते नहीं। दुनिया में एक ही देश ऐसा है, दुनिया में एक ही देश ऐसा है, भूटान नाम का देश है, बुद्धिस्ट कंट्री है, जिसने दुनिया को हैप्पीनेस इंडेक्स दिया है। हैप्पीनेस इंडेक्स दिया है। जीडीपी का इंडेक्स है, कंज्यूमर इंडेक्स है, एक्सपेंडिचर इंडेक्स है, इनकम इंडेक्स है। यानी परिवार सुखी है जिसकी आमदनी ज़्यादा है, इसको आमदनी का इंडेक्स कहा जाता है। परिवार सुखी है, अभी सरकार ने कहा है कि लोगों ने अनाज पर खर्च कम कर दिया है, बाकी की चीज़ों पर खर्च बढ़ गया है, इसलिए देश विकसित हो गया है। ये भी एक इंडिकेटर है। जो परिवार खाने पीने पर खर्च कम करता है और बाकी की चीज़ों पर खर्च ज़्यादा करता है, वो परिवार अधिक समृद्ध, अधिक विकसित माना जाता है। एक इंडिकेटर है, एक इंडिकेटर जिसको कहते हैं एक्सपेंडिचर इंडिकेटर, इनकम इंडिकेटर। परंतु भूटान कहता है कि हम गरीब हैं देश के नाम पर, हमारी संपत्ति कम है, फिर भी हम सुखी है, क्योंकि हमने भूखे नहीं हैं, नंगे नहीं हैं, बेरोजगार नहीं है, अशिक्षित नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, सेवा नहीं है, इसलिए कोई मरता नहीं है, फिर भी इसीलिए हम सुखी है, क्योंकि जो भी है उस संपत्ति का हम लोग न्याय वितरण करते हैं। जिस देश में संपत्ति बढ़ने के साथ साथ यदि उस बढ़ती हुई संपत्ति का न्याय वितरण नहीं होता है, इसको अंग्रेजी में बड़ा अच्छा शब्द है, बहुत कम अभी तो कोई इस्तेमाल करता नहीं, अगर करना पड़ेगा, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहते हैं। न्याय वितरण का सिद्धांत डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यह व्यक्ति है, उन्होंने संविधान के माध्यम से आर्थिक न्याय की संकल्पना
माध्यम से इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की संकल्पना रखी। यह इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की संकल्पना, यह आर्थिक न्याय की संकल्पना, इकोनॉमिक जस्टिस की संकल्पना, यह संकल्पना डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर आधारित है। बुद्ध कहते हैं, आप बुद्ध पढ़ते हो, मेरे से ज़्यादा पढ़ते हो, मुझे नहीं मालूम, मेरे से ज़्यादा पढ़ते हो। बुद्ध कहते हैं मैं गरीबी का धिक्कार करता हूँ, मैं गरीबी का धिक्कार करता हूँ। आय बढ़नी चाहिए, आय बढ़नी चाहिए, आय कमाई जानी चाहिए, मगर कौन से स्रोत से, कैसे कमानी चाहिए? धम्म सम्मत मार्ग से कमानी चाहिए, न्याय सम्मत मार्ग से कमानी चाहिए। उस समय में अनाथ पिंडक सबसे अमीर था, शायद अंबानी से अमीर होगा। उस समय की संपत्ति की तुलना करो, जिसने वो विहार बनाने के लिए, कौन सा विहार? चेतवन विहार बनाने के लिए सुवर्ण मुद्राएं बिछाई, उसके सामने अंबानी क्या चाहिए? अंबानी क्या? फिर भी उस समाज में आर्थिक असमानता कम थी, इसीलिए लोग सुखी थे। आज अंबानी के समय में आर्थिक असमानता के बारे में ये रिपोर्ट है, इसलिए सुखी किसे कहना चाहिए? सुखी समाज का निदेशक है। जिस समाज में मुट्ठी भर बहुत अधिक धनवान है, वो समाज सुखी है, बहुत अधिक धनवान है, परंतु हजारों लाखों करोड़ों लोग भूखे कंगाल है, उस समाज को सुखी कहना चाहिए? या बहुत अधिक धनी लोग नहीं है, मगर सारे ही लोग सुख से जी रहे हैं, कोई भूखा नहीं है, कोई नंगा नहीं है, किस समाज को कहना चाहिए? तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा। हम लोग, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ, अंबानी की शादी का, अंबानी के पुत्र की शादी की बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये लोग एक आदर्श प्रस्थापित करते हैं। कल अंबानी के बेटे की शादी होगी, परसों यदि अदानी के बेटे की शादी होगी, वो निश्चित तौर पर चाहेगा ना कि अंबानी के बेटे से मेरे बेटे की शादी और भी धूमधाम से होनी चाहिए। हम भी तो इसी होड़ में लगे हुए हैं ना, हमारा समाज भी इसी होड़ में लगा है। जो समाज बुद्ध का नाम लेता है, जो समाज बाबा साहब का नाम लेता है, वह समाज भी इसी होड़ में लगा है कि मेरे बेटे बेटी की शादी भी पड़ोसी के बेटे बेटी की शादी से अधिक धूमधाम से होनी चाहिए। ये वास्तव है या नहीं? जिसके पास है वो करता है, जिसके पास नहीं है वो कर्ज लेकर करता है, क्योंकि उसको भी लगता है शादी तो एक ही बार होने वाली है। शादी क्या बार बार होती है? शादी तो एक ही बार होती है। कर्ज चुकता हो जाएगा भाई। कर्ज के लिए बेटे बेटी दूसरे बेटे बेटियों की पढ़ाई नहीं हुई, क्या फर्क पड़ेगा? वैसे भी गरीबी में जी रहे हैं, गरीबी में जी लेंगे, मगर वो कर्ज लेता है। कौन सी संस्कृति को हम फॉलो कर रहे हैं? कौन से आदर्श हम समाज में? हमारा आदर्श अंबानी है शादी के दृष्टि से, या हमारा आदर्श बाबा साहब है? मैं आप लोगों से सवाल, दोनों शादियां मैंने रखी, बाबा साहब की शादी मैंने आपके सामने रखी और अंबानी के बेटे की शादी में आपके सामने रख रहा हूँ। हमारा आदर्श को है, हमारा आदर्श अंबानी है। मुंडी मत हिलाइए, हमारा आदर्श अंबानी है। काश मैं भी अंबानी होता तो अंबानी के बेटे जैसी मेरे भी बेटे की शादी होती। यह हम सब लोगों की मनोकामना। यहाँ बैठे हुए बराबर है रमेश साहब? नहीं, ये बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल है। काश मैं अंबानी होता, काश मैं, पूछो लोगों से, काश मैं अंबानी होता तो मेरे बेटे, अंबानी नहीं तो कम से कम अदानी होता, अदानी नहीं तो कम से कम टाटा होता, कुछ भी नहीं तो कम से कम और कोई एक, कम से कम राउत साहब होता। तो मेरी भी बेटी की शादी मैं इतने ही धूमधाम से करता। उसका नतीजा क्या हुआ है देखिए। ये रिपोर्ट क्या कहता है? रिपोर्ट कहता है 2028 तक दुनिया में जिस अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया गया है, वह अर्थव्यवस्था मुट्ठी भर उंगली पर गिने जाने वाले धनिकों की संख्या बढ़ाएगी, और जिस संख्या धनिक बढ़ेंगे
दुनिया में गरीबी और आर्थिक असमानता बढ़ती जाएगी। 2028 तक दुनिया में महाधनिकों की संख्या बढ़ने वाली है। ये नहीं लिखा रिपोर्ट ने, आगे लिखा है इसका अर्थ ये है कि उसी के साथ साथ दुनिया में गरीबी और आर्थिक विषमता भी बढ़ने वाली है। अर्थ इसका यह है कि धनिकों की संपत्ति बढ़ेगी, गरीबों की गरीबी बढ़ेगी। आगे कहता है, आगे सोचिए, महाधनिक की व्याख्या की गई है। महाधनिक की जिसके पास 3 करोड़ डॉलर की संपत्ति है उसको महाधनिक कहा जाएगा। 3 करोड़ डॉलर की संपत्ति। 1 डॉलर का मूल्य कल के पेपर में 83 रुपीस था। 83 रुपये था। उसको यदि गुना करें तो 249 करोड़ रुपए की संपत्ति जिसके पास है उसको धनिक कहा जाएगा। सॉरी, आप धनिक नहीं हैं। आप धनिक नहीं हैं। तो 249 करोड़ की संपत्ति जिसके पास है वह धनिक कहलाएगा। भारत में ऐसे धनिकों की संख्या है, कहाँ गया फिगर, 13,263। भारत में ऐसे धनिकों की संख्या कितनी है? 13,263। 2028 तक यह संख्या हो जाएगी 19,908। ये रिपोर्ट बता रहा हूँ, 19,908। दुनिया में 4 देश ऐसे हैं जिनमें महाधनिकों की संख्या सबसे ज़्यादा दर से बढ़ने वाली है। नंबर 1 पर भारत है। नंबर 1 पर भारत है। भारत में महाधनिकों की संख्या में वृद्धि की दर 50% है। मतलब आज यदि 13,263 हैं तो 2028 में 19,908 महाधनिक इस देश में होंगे। दूसरे क्रमांक पर चीन है, तीसरा तुर्कस्तान है और चौथा मलेशिया है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, इसमें अमेरिका क्यों नहीं है? इसमें यूरोप का कोई देश क्यों नहीं है? जापान क्यों नहीं है? सवाल आता है आपके मन में? सबसे धनी राष्ट्र अमेरिका है। सबसे धनी राष्ट्र अमेरिका है, मगर उसमें धनिकों के बढ़ने वाली संख्या की पहले 5 में उसका नाम नहीं है। यूरोप के किसी भी देश का नाम इसमें नहीं है। नाम किसका है? जिनको अभी भी विकसित देश नहीं माना जाता, डेवलपिंग कंट्री माना जाता है, विकसनशील राष्ट्र माना जाता है, वो देश इसमें है। भारत डेवलप नहीं है, डेवलप होने की सोच रहा है। भारत के बारे में बात करूंगा। चीन डेवलप नहीं है। तुर्कस्तान तो कोई जानता ही नहीं है, फिर भी वहाँ पर नंबर 3 पर है। वहाँ पर धनिकों की संख्या 42% बढ़ने वाली है। मलेशिया 35%। कितने लोगों ने धनिक देशों के लिस्ट में इनका नाम सुना? क्यों नहीं है? इसका जवाब मैं आपको दूंगा थोड़ी देर से। और फिर मोदी जी हमको बताएंगे कि ये सब धनिक बढ़ रहे हैं क्योंकि भारत दुनिया में सबसे अधिक गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। मोदी जी क्या बताएंगे? भारत दुनिया में सबसे अधिक गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, इसीलिए भारत में धनिकों की संख्या बढ़ेगी। कभी कभी ऐसा लगता है क्या कि अंबानी जी के देश में 80 करोड़ लोग भूखे नंगे हैं? ये वाक्य यदि वर्तमान पत्र में लिख दिया जाए, किसी अखबार में लिख दिया जाए तो कैसा लगेगा? वहाँ आने वाले लोग मालूम है उनको कि इस देश में 80 करोड़ लोग मुफ्त के अनाज पर जीते हैं। जिस देश में
80 करोड़ लोग मुफ्त अनाज पर जीते हैं, उस देश में अंबानी यदि अपने बेटे की शादी इस प्रकार से करता है, फिर भी हमारी संस्कृति महान है, हम विश्व गुरु हैं। फिर भी हमारी संस्कृति महान है, फिर भी हम विश्व गुरु है, क्योंकि हमने रिहाना को बुलाया है, जो मेरे बेटी की शादी में लाइव शो परफॉर्म की। बड़ी बड़ी जानी मानी आर्टिस्ट है, उस कलाकार के लिए मेरे दिल में सम्मान है, क्योंकि इतनी बड़ी कलाकार होने के बाद भी वह किसानों के आंदोलन का समर्थन करती है। भारत के किसी भी कलाकार ने, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन ने कभी भी किसी भी इस प्रकार के आंदोलन का समर्थन नहीं किया। दुनिया में लोग जीते हैं अपने उसूलों के लिए। कुछ दिन पहले अमेरिका में एक काले व्यक्ति की एक पुलिस ने उसके गर्दन पर घुटना रखकर जान ले ली। ब्लैक लाइव्स मैटर करके सारी दुनिया में आंदोलन चला था। हर फुटबॉल टीम ने वर्ल्ड कप में घुटने टेक कर उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धांजलि दी और इस घटना का निषेध किया। भारत को छोड़ा। भारत का कोई भी कलाकार, भारत का कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन कभी भी इस बारे में न्याय के साथ, गरीबों के साथ, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध खड़ा हुआ ऐसे कभी भी देखा नहीं किया। इस धनिकों का परिणाम क्या होगा? इस धनिकों का परिणाम यह होगा कि देश में असमानता बढ़ेगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर मोदी सरकार का विश्वास नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पर। और फिर दावा किया जाता है, आंकड़े जो है, जो प्रस्तुत करता है वह कैसे प्रस्तुत करता है, इस पर बहुत अधिक निर्भर करता है।